तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्लास में। अब मैं हूं अशरफ और आप देख रहे हैं ऑनलाइन फार्मेसी क्लास। तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज भी जो मैंने क्लास लेने वाला हूं मैं, वो है इमल्सन के पार्ट 1। जिन्होंने अभी भी नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप पार्ट 1 चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल में तो ज़रूर पार्ट 1 देख लें, क्योंकि आपको पार्ट 1 देखने के बाद इस क्लास को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए आज का क्लास मैं शुरू करता हूँ आपके सामने। तो देखिए, फार्मास्यूटिक्स का इमल्सन चैप्टर में पार्ट 2 आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज जो जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, मैंने पार्ट 1 में क्लियरली बताया था कि इमल्सिफाइंग एजेंट होते क्या हैं। एक बार फिर नए व्यूअर के लिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इमल्सिफाइंग एजेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस द इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। यानी दो लिक्विड होते हैं, दो लिक्विड अगर हम लोग ले लेते हैं, उसके बीच के इंटरफेसियल टेंशन को ये इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करते हैं, कम कर देते हैं, जिसके द्वारा वो आपस में इमिसिबल लिक्विड आपस में आसानी से मिल जाते हैं, यानी डिसॉल्व हो जाते हैं अपने आप में। ठीक है, तो इसे कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। अब हम नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी ये इसका किस तरह का क्लासिफिकेशन आता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर बोर्ड में जैसे लिखा है मैंने कि सबसे पहला जो पॉइंट है क्लासिफाइंग और इमल्सिफाइंग एजेंट में, नेचुरल, ठीक है, दूसरा आता है सिंथेटिक, तीसरा सेमी सिंथेटिक, पॉलीसेक्राइड्स, चौथा आता है इनऑर्गेनिक और पांचवा आता है अल्कोहल, जिसके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे के यहाँ दर्शाया है। ठीक है, तो पहले बात करता हूँ मैं एनिमल सोर्स के बारे में। नेचुरल सोर्स के अंदर में फिर ये सब डिवाइडेड हो गया है दो भाग में, एक है एनिमल सोर्स और एक है वेजिटेबल सोर्स। तो पहला लेते हैं हम एनिमल सोर्स। तो एनिमल सोर्स का एग्जांपल हो जाता है जाके वूल फैट, एग यॉक और जिलाटिन। तो ये वूल फैट का जो होता है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन बनाने के लिए इस तरह के इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ होता है। ठीक है, ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं वूल फैट का। एग यॉक का जो होता है वो भी इमल्सिफाइंग एजेंट है, जिसका यूज़ किया जाता है इमल्सन बनाने के लिए। और कौन सा कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ होता है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि किस कॉन्सेंट्रेशन में एग यॉक एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 12 से 15% कॉन्सेंट्रेशन में एग यॉक का यूज़ किया जाता है एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है जिलाटिन। जिलाटिन में भी आता है कि ये कौन सा कॉन्सेंट्रेशन में इसका यूज़ होता है एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इसका आंसर होगा 1% कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट में चलता हूँ आपको लेके वेजिटेबल सोर्स के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें जो आता है देखिए, एकासिया आ जाता है, ट्रैगाकैंथ आता है, एकासिया, ट्रैगाकैंथ, स्टार्च, पेक्टिन, एगर। तो इसमें सबसे जो यूज़फुल होता है गम एकासिया, यानी ये वाला पहला वाला पॉइंट। ठीक है, क्यों ये यूज़फुल होता है, ये काफ़ी अच्छा होता है इसलिए क्योंकि ये डिफरेंट पीएच पे स्टेबल होता है। उसका रेंज जो होता है ना, वाइड रेंज में ये स्टेबल रहते हैं, 2 से 10 पीएच रेंज में ये स्टेबल होकर रहते हैं। ठीक है, मोर कंफर्टेबल होते हैं अधिकतर। ये ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्सन में एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ होते हैं। ये इंटरनल यूज़ होता है, ये सब इमल्शन जो बनाया जाता है इसके इंटरनली यूज़ किया जाता है। ठीक है, ट्रैगाकैंथ जो होता है इसका बहुत ही रेयर यूज़ होता है, क्योंकि इस तरह के एजेंट से जो इमल्सन बनाया था वो कोर इमल्सन होते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े होते हैं ग्लोब्यूल साइज। ठीक है, स्टार्च का भी यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी ये एनेमा जो होता है, एनेमा के बनाने में इसका ज़रूरत होता है। ठीक है, एगर, पेक्टिन भी सेम उसी तरह इसका बहुत ही रेयर यूज़ होता है, क्योंकि ये भी एक ही है, कोर्स इमल्सन बनाने में इसका प्रिपरेशन इस तरह के एजेंट का यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं हम पॉइंट 2 में, सिंथेटिक। सिंथेटिक का 3 मैंने बताया यहाँ पर, एनायनिक, कैटायनिक एंड नॉन आयोनिक। तो एनायनिक जो एग्जांपल है, इसके अंतर्गत जो सबसे अच्छा एग्जांपल आता है वो है सोडियम लोडाइल सल्फेट। ठीक है, सोडियम लोडाइल सल्फेट मैंने पार्ट 1 में भी बताया था कि सोडियम लोडाइल सल्फेट कितना इंपॉर्टेंट है। ये पेस्ट में भी इस सब का यूज एज ए सर्फेक्टेंट यूज होता है सोडियम लोडाइल सल्फेट का, जिसका HLP वैल्यू 40 होता है। ठीक है, ये मैंने बताया था सोडियम लोडाइल सल्फेट। ठीक है, कैटायन का जो एग्जाम्पल आता है, मेन एग्जाम्पल आता है बेंजन कोनियम क्लोराइड, सेट्रीमाइट, ये सब आते हैं कैटायन के अंतर्गत, और इनका यूज सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में यूज होता है। ठीक है, नॉन आयनिक में जो होता है वो एस्टर, कुछ एस्टर हो जाता है, जैसे ग्लिसराइल एस्टर होते हैं, ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट। ठीक है, सॉर्बिटेन का फैटी एसिड का उसका भी एस्टर आता है, सॉर्बिटेन मोनो
पाल्मिएट, मोनोपाल्मिएट, इस तरह के कुछ नाम है, ठीक है, सर्बिटेट मोनोपाल्मिएट, ठीक है, ये नाम हो। तो ये सब जो आते हैं सिंथेटिक के अंतर्गत आ जाते हैं। सेमी सिंथेटिक पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत जो आते हैं वो हो गए मिथाइल सेलुलोज एंड सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। तो मिथाइल सेलुलोज कहाँ से आते हैं? मिथाइल सेलुलोज इज ड्राइव फ्रॉम सेलुलोज, और इसका परसेंटेज जो होता है, कॉन्सेंट्रेशन किस कॉन्सेंट्रेशन में यूज होते हैं? 2%। सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज का जो होता है वो भी कौन सा कॉन्सेंट्रेशन में इसका यूज होता है? 0.5 to 1% में एज ए सेमी सिंथेटिक पॉलीसेकेराइड इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में इनका यूज होता है इमल्सन तैयार करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंतर्गत जो आ रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेंटोनाइट। इसका डिफरेंट परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन मैंने यहाँ दर्शाया। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन किस कॉन्सेंट्रेशन में यूज होता है? 5 to 10%। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो 10 to 20%, और बेंटोनाइट का जो परसेंटेज होता है वो 5% कॉन्सेंट्रेशन में वो यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है अल्कोहल। नेक्स्ट अल्कोहल का अंतर आ रहा है कार्बोवैक्स, कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन। कार्बोवैक्स जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उसका यूज होता है डिफरेंट टाइप के ऑइंटमेंट, क्रीम बनाने के लिए यूज होता है इसका, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक माने सिंगल ये इसका इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में नहीं होता है, कुछ और अलग इमल्सिफाइंग एजेंट के साथ इसका यूज किया जाता है एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट। लेसिथिन, लेसिथिन क्या होता है? वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। बहुत ही रेयर यूज होता है। इसका रेयर यूज होने का कारण यह है क्योंकि इसका जो होता है लाइट के कांटेक्ट में आते ही ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और इसका जो होता है डार्कन इन कलर होता है। दैट्स वाई इनका यूज बहुत ही रेयर होता है। तो मैंने अभी तक बात किया क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, इनऑर्गेनिक और अल्कोहल का डिफरेंट एग्जांपल मैंने दिया। तो ये पूरा कंप्लीट मैंने किया अभी क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। अब मैं बात करूंगा डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड कि कौन सा मेथड कि इमल्सिफाइंग एजेंट बनाने के लिए हाउ टू प्रिपेयर इमल्सिफाइंग एजेंट बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड। तो पहला मेथड जो मैंने यहाँ लिख के रखा है, देखिए मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शंस। तो क्या क्या मेथड होते हैं? पहला आ गया ड्राई गम मेथड, फिर आता है वेट गम मेथड, फिर आता है बोतल मेथड, हैंड होमोजेनाइजर, सिल्वर जोन मिक्सचर होमोजेनाइजर एंड कोलॉइडल मिल। ये जो 6 हैं, फर्स्ट 4 जो है आपको दिखा दे रहा है यहाँ पे, ये स्मॉल स्केल में अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो फिर ये मेथड का वो यूज़ करते हैं। अगर लार्ज स्केल में हो रहा है तो फिर हम लोग कोलॉइडल का यूज़ करते हैं, ठीक है, कोलॉइडल मिल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि ड्राई गम मेथड के द्वारा किस तरह से इमल्सन बनाया जाता है, ठीक है। तो इमल्सन तो एक उसका स्टोरेज कंडीशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर उसे ठीक से नहीं रखे तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बताता हूँ ड्राई गम मेथड के द्वारा किस तरह से इमल्सन बनाया जाता है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्रिपेयर इमल्सन बाय ड्राई गम मेथड, ओके। इसमें क्या होता है, ड्राई गम मेथड है, इसमें पहले तो 1 नंबर पॉइंट में लिख लेते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट या क्वांटिटी में पहले हम लोग सब चीज़ को या सब चीज़ बोलने से यहाँ क्या समझ में आएगा? ऑयल, वाटर एंड गम, ये तीनों का एक रेशियो होता है, ठीक है। जो रेशियो फिक्स्ड ऑयल के लिए अलग होता है, वोलाटाइल ऑयल के लिए अलग होता है और मिनरल ऑयल के लिए अलग होता है। लेकिन यहाँ एक मजे की बात है कि वाटर और गम का जो रेशियो होता है वो हर कंडीशन में सेम रहता है। तो वो क्या होता है? 2:1। अब यहाँ एक याद रखने के लिए मैं एक फॉर्मूला निकाला हूँ मैंने, क्या ना, FM तक को सुनने में आता होगा, FM रेडियो। तो FM यानी हो गया FM और V लगा दिए, FM और V उसके साथ जोड़ दीजिए। तो पहला होता है F का मतलब होता है फिक्स्ड ऑयल, मिनरल ऑयल, और ये होता है वोलाटाइल ऑयल। ये मैंने इसलिए यहाँ मैंने
छोटा सा शॉर्ट में ये बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, जीपैट में भी आता है ये क्वेश्चन कि अगर वोलेटाइल ऑयल से इमल्सन बनाते हैं तो उसका रेशियो कौन सा होता है। ठीक है, तो रेशियो कौन सा होता है, यहाँ तो मैंने बता दिया, वाटर और गम का रेशियो हमेशा सेम ही रहता है 2:1, और ऑयल का ही सिर्फ चेंज होता है। तो वोलेटाइल ऑयल के लिए इसका रेशियो क्या होता है, 4 से स्टार्ट होता है। अब कुछ नहीं करना है, हमको एक एक घटा देना है। क्या, 4 के बाद 3 फिर 2। याद आ गया। मैंने एफएम रेडियो का बात यहाँ इसलिए कहा क्योंकि आपका जहन में वो बैठ जाए। ठीक है, एफएम से याद रहेगा आपको कि एफएम और भी आपको लगाना है, तो फिक्स्ड ऑयल, मिनरल ऑयल और वोलेटाइल ऑयल। और हमको पहले लेना है क्या, 4, तो 4 से एक एक घटाना है, यानी 4 3 2। अब रेशियो आप आराम से निकाल सकते हैं, किसी भी एग्जाम में अगर कोई भी चीज़ आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इजीली आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, 4:2:1, 3:2:1, 2:2:1, इस तरह से इसका रेशियो होता है। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ बता दिया अभी छोटा एक शॉर्ट में, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा इससे भी। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब इसे बताने में भी सुविधा होगा आपको कि मैंने कहा कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी में डिफरेंट रेशियो में जो जो है वो हमको ऑयल, गम और वाटर मेज़र करके ले लेना है पहले। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ड्राई गम मेथड में पहले हमको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑयल को ले लेते हैं हम। ऑयल लेने के बाद उसको एक मोटर में रख लेते हैं, मोटर में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। मोटर मतलब आप समझेंगे ज़रूर, क्योंकि एज ए फार्मासिस्ट आपको ये जानना चाहिए। एक पतीला होता है, ठीक है, इस तरह का, और ये जो जिससे कूटते हैं हम, इसको हेमाम दस्ता भी कहा जाता है नॉर्मली। ये पकड़ के इसको हम लोग इसमें स्टायर करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके इसी को, ये मोटर में पहले हम लोग ऑयल ले लेते हैं। ठीक है, ऑयल ले लिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी में। इसके बाद क्या होगा, उसको ठीक से हम कूट लेते हैं। उसके बाद गम रिक्वायर्ड क्वांटिटी का जो गम है उसको इसमें मिलाते हैं और हम लोग ट्राइचुरेट करते हैं, यानी मसलते हैं उसको। ट्राइचुरेट करने के बाद क्या होता है, जब यूनिफॉर्मली वो मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर को उसमें मिक्स करते हैं और उसको थोरोली विगोरसली हम क्या करते हैं, ट्राइचुरेट करते रहते हैं जब तक कि उसमें से क्लिकिंग साउंड ना आ जाए। क्लिकिंग साउंड का मतलब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो चटपट चटपट एक आवाज़ होता है, इस तरह का एक साउंड आएगा। जब एक स्लरी बन जाता है ना, तब वहाँ पर एक उसको ट्राइचुरेट करने के समय एक साउंड आता है जिसको क्लिकिंग साउंड कहते हैं। तो क्लिकिंग साउंड वहाँ प्रोड्यूस होता है और वो उसका जो कलर होता है नियरली वाइट या वाइट हो जाता है। तो ये जो स्टेज आ गया कि नियरली वाइट कलर का ये जो मिक्स एक तैयार हो गया म्यूसिलेज की तरह, तो वहाँ जो स्टेज बना इसे कहते हैं प्राइमरी इमल्शन। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्राइमरी इमल्शन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, हर क्वेश्चन तरह के एग्जाम्स में ये आते रहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी इमल्शन किसे कहते हैं, तो इसी स्टेज को प्राइमरी इमल्शन कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप रिक्वायर्ड अमाउंट में जो वॉल्यूम को मेकअप करने के लिए वाटर हम उसको देते रहेंगे और विगोरसली उसको स्टायर करते रहेंगे। उसके बाद जो फाइनल प्रिपरेशन तैयार हुआ उसको हम बोतल में लेते हैं, फिर कॉक करते हैं, फिर लेबल करते हैं, फिर उसको डिस्पेंस में ले जाते हैं। हो गया, ये रहा ड्राई गम मेथड। ड्राई गम मेथड क्लियर हो गया। सेकेंड है वेट गम मेथड। वेट गम मेथड भी सेम ही प्रोसेस होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है, पहला मैंने यहाँ स्टार्ट किया था ऑयल को लेके, लेकिन यहाँ वाटर को लेके स्टार्ट करना है। इसमें क्या होता है, पहले हम गम को ले लिए, गम को मोटर के अंदर ले लेते हैं पहले। ठीक है, गम को ले लिए, उसके बाद उसमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी में वाटर दिए, फिर उसको ठीक से ट्राइचुरेट करेंगे। सेम प्रोसेस, ट्राइचुरेट करेंगे। ट्राइचुरेट करने के बाद उसमें फिर ऑयल मिलाएंगे रिक्वायर्ड वॉल्यूम में। ऑयल मिलाने के बाद फिर विगोरसली उसको ट्राइचुरेट करते रहेंगे, मिक्स करेंगे। करने के बाद क्या होगा, फिर वहाँ से वही सेम प्रोसेस है, क्लिकिंग साउंड आएगा। क्लिकिंग साउंड आने के बाद मिल्की वाइट या वाइट कलर में आ जाएगा, उसको प्राइमरी इमल्शन कहेंगे। फिर रिक्वायर्ड अमाउंट में वॉल्यूम उसको मेकअप करेंगे वाटर देके, फिर उसको क्या करना है, इसमें डाल देना है, बोतल में डाल के कॉक लगाना है, लेबल करना है और डिस्पेंस करना है। बस यही फंडा है इसका। ठीक है, थर्ड नंबर आता है आपका बोतल मेथड। बोतल मेथड में कौन सा इमल्सन हम तैयार करेंगे, उसमें करना है हमको वोलेटाइल ऑयल, क्योंकि वो उसका टेंडेंसी होता है इवापोरेशन हो जाना, इसलिए हमको उसको बोतल मोटर में यूज़ करना है। तो इसमें क्या होता है, एक कंटेनर या बोतल ले लेते हैं जिसके अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वोलेटाइल ऑयल को उसके अंदर देते हैं।
ठीक है। फिर उसमें गम भी दे देते हैं। गम देने के बाद उसको हम लोग सेक करते हैं। सेक करने के बाद जब वो ठीक से मिक्स हो जाता है उसके बाद हमको उसके अंदर दे देते हैं वाटर और उसको ट्राइचुरेट नहीं, उसको फिर से सेक करते हैं। तब तक सेक करते हैं जब तक कि वो यूनिफॉर्मली मिक्स ना हो जाए, और वही प्राइमरी इमल्सन वहाँ बना। उसके बाद रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर मिला के फिर से उसको विगोरसली हम लोग सेक करेंगे। सेक करने के बाद फिर जो तैयार हुआ उसको कंटेनर कोक करेंगे, लेवल करेंगे, फिर डिस्पेंस करेंगे। सेम आ गया ये बोतल मेथड में। हैंड होमोजेनाइजर में क्या होता है, हैंड होमोजेनाइजर जो होता है वो एक मशीन के रूप में होता है, ठीक है। उसमें एक हॉपर रहता है और हैंडल रहता है, जिसके माध्यम से हॉपर में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का एक हॉपर रहता है, ठीक है, इसे लगा हुआ रहता है। यहाँ से एक हैंडल रहता है, ठीक है। ये जो हॉपर है, इस हॉपर से हम लोग देते हैं एकड़ क्वांटिटी रेशियो में ये प्रोडक्ट हम लोग यहाँ देते हैं। उसके बाद हम लोग हैंडलिंग करते हैं। हैंडल करने के बाद धीरे धीरे वो कोर्स ग्लोब्यूल से स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट होते हैं और फिर धीरे धीरे हम लोग पाते हैं। ये मेनली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना जो इम्पोर्टेंट था वो इसी में आ जाता है। सिल्वर जोन मिक्स होमोजेनाइजर भी सेम है। इलेक्ट्रिक मोटर इसमें लगे रहते हैं और इसके जो हेड में इलेक्ट्रिक मोटर ऊपर लगे रहते हैं और नीचे यहाँ शाफ्ट के द्वारा नीचे एक हेड होता है जिसके अंदर यहाँ ब्लेड लगे रहते हैं और स्टेनलेस स्टील सीविंग सिस्टम रहता है जिसके द्वारा ये मोटर के द्वारा ये घूमता है इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करने से। जब भी हम इलेक्ट्रिक स्विच देंगे ये इसको अंदर में पॉट के अंदर घुसा जाता है, जहाँ हम लोग ये सब सामग्री यहाँ पहले से ले लेते हैं। फिर वो डिपिंग उसको करने के बाद मोटर को चालू करते हैं। मोटर चालू करने के बाद क्या होता है, वो फाइन ओरिफिस से होकर गुजरता है और एक सुंदर सा फाइन ओरिफिस से गुजरने के बाद क्या होता है कि एक अच्छा मिक्स हमको तैयार होकर मिलता है जो कि इमल्सन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हो गया कोलॉइडल मिल, जो लार्ज स्केल में जहाँ हम लोग यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए, वहाँ कोलॉइडल मिल का यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ से अधिक जल्दी हमको लार्ज क्वांटिटी में हमको इमल्सन मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एन इमल्शन, ठीक है। डिफरेंट मेथड के बारे में मैंने यहाँ डिस्कस किया इमल्सन के बारे में, ठीक है। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चंस का आंसर भी एग्जाम में आराम से दे पाएंगे। कोई भी एग्जाम हो, वो डिप्लोमा हो, बीफार्म में हो, कोई भी एग्जाम, ये सरकारी एग्जाम जो होते हैं जॉब के लिए, उसमें भी आप इसको दे। अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन के बारे में, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन क्या होता है, इमल्शन जो स्टेबल नहीं होते हैं उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं, पॉइंट नंबर 1 देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ क्रैकिंग, फिर आता है क्रीमिंग, फिर आता है फेज इन्वर्शन। तो इसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे कि क्रैकिंग क्या होता है, क्रीमिंग क्या होता है और फेज इन्वर्शन क्या होता है। तो क्रैकिंग जो होता है उसमें क्या होता है ना, 2 लेयर यानी डिस्पर्स फेज और कॉन्टिन्यूस फेज जो होते हैं उनका सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन होने के बाद क्या होता है, क्यों ये सेपरेशन होता क्यों है, ड्यू टू कोलेशन ऑफ द डिस्पर्स फेज, कोलेशन ऑफ द डिस्पर्स फेज ग्लोब्यूल्स, जो माने डिस्पर्स फेज का जो ग्लोब्यूल्स होते हैं बनते हैं उसका कोलेशन हो जाता है और फिर ऑटोमेटिकली इसका डिफिकल्टी प्रोड्यूस होता है और क्रैकिंग आ जाता है, यानी सेपरेशन हो जाता है। किसका, 2 लेयर का अलग अलग सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। ये होता क्यों है, ये हो सकता है टेम्परेचर के कारण हो सकता है, ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट का सिलेक्शन अगर सही से नहीं होगा फिर भी अगर हो जाएगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन के कारण हो सकता है, माइक्रोसोमल ग्रोथ के कारण हो सकता है। तो इसको सही करने के लिए क्या करना है, जो मैंने प्रॉब्लम बताया उसको सही से लेना है। जैसे इमल्सिफाइंग एजेंट का सिलेक्शन ठीक से करना है, टेम्परेचर, इसका स्टोरेज कंडीशन ठीक में रखना है, कूल प्लेस में इसको रखना है, नहीं तो फिर होगा। अगर टेम्परेचर का बात हो गया, कूल प्लेस में रखना है, लाइट से दूर रखना है, लाइट अगर इसमें घुस गया तो फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा या फिर उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। सेम नेक्स्ट आता है इसका क्रीमिंग। क्रीमिंग में क्या होता है, इसमें होता है कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द ग्लोब्यूल्स, डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स जो होते हैं उसका अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है। यानी सोचिए यहाँ एक बोतल है, बोतल में इमल्शन है इतना दूर तक, ठीक है। अब ये डिस्पर्स है, ये ऑटोमेटिकली जब इसका प्रॉब्लम आता है तो यहाँ जाके वो धीरे धीरे अपवर्ड मूवमेंट होता है इनका और वहाँ जाके सेपरेट हो जाते हैं,
यहाँ जाके अपॉन मूवमेंट हो जाता है डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स का, एंड वहाँ सेटल हो जाते हैं ऑन द लेयर ऑफ द इमल्शन, ऊपर जाके वो सेटल हो जाते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, ये टेम्पोररी होते हैं, अगर इसको सेक कर दिया जाए तो फिर वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं क्रीमिंग। तो क्रीमिंग को दर्शाया गया है स्टोक्स लॉ के द्वारा, हम इसे निकाल सकते हैं, जो कि एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला में जाकर आप क्रीमिंग को निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्रीमिंग को आप वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड आता है फेज इन्वर्शन। इसमें क्या होता है, एक टाइप ऑफ इमल्शन से दूसरे टाइप में वो बदल जाता है, यानी ऑयल इन वाटर अगर इमल्शन है तो फिर वो वाटर इन ऑयल में बदल जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों हो जाता है ऐसा, इसका होने का कारण है कि अगर डिफरेंट टाइप का, इसमें भी सेम वही होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट का अगर हम लोग ठीक से यूज़ नहीं करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के कारण भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर, इमल्सिफाइंग एजेंट और फेज वॉल्यूम जो है उसका रेशियो के कारण होता है। वो रेशियो अगर ठीक से नहीं करेंगे फिर भी फेज इन्वर्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टेबिलिटी या डिफेक्ट ऑफ इमल्शन, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ऑफ इमल्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज भी इम्पोर्टेंट है। स्टोरेज की बात हम करेंगे तो इसको स्टोर कहाँ करना है, एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोरेज करना है। अंबर कलर कंटेनर में अगर कर सकते तो और अच्छा है। ठीक है, और क्या होता है, कूल प्लेस में इसको रखना है। कूल प्लेस में नहीं रखने से फिर उसमें क्रैकिंग आ जाएगा। ठीक है, और इसको फ्रीज नहीं करना है, इसको ना ही फ्रीज करना है, और इसको प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट से प्रोटेक्ट करना है, नहीं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और टेम्परेचर से भी प्रोटेक्ट करना है, उसको कूल प्लेस में रखना है। ठीक, तो इसे